हेलो। हम लोग आज साइटोलॉजी पे अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट देखना शुरू किया था। सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट रोल्स पे बातचीत हम लोगों ने की थी, उसकी लिस्टिंग कर दी थी। और उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट पे एलैबोरेशन करना शुरू किया था। और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में ये बात आपको बताई गई थी कि बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। उसमें एक डिफ्यूज़न था, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न था, एंड थर्ड फिनोमेनन वाज ऑस्मोसिस। आज जो हम लोग चर्चा है वो ऑस्मोसिस पे करेंगे। और डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे ऑलरेडी आपने चर्चा कंप्लीट कर ली है। ये जो यहाँ डिस्कशन हम लोग ऑस्मोसिस या उसके पहले डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न पे जो किया है, ये डिस्कशन यहाँ पे सिर्फ ट्रांसपोर्ट जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होगा उसको एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। लेकिन जब हम लोग फिर वाटर रिलेशनशिप देखेंगे तो इन मुद्दों को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश वहाँ पे करेंगे। आई रिपीट इट कि जब हम लोग प्लांट वाटर रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स पे डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा और विस्तार देने की कोशिश की जाएगी। आज की जो चर्चा होगी उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ऑस्मोसिस है उस पर चर्चा हम लोग पूरी करेंगे। और उसके बाद जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा वो डिस्कशन के केंद्र बिंदु पे रहेगा। आई होप कि इन चीज़ों पे आज हम लोग अपनी चर्चा कंप्लीट कर लेंगे। ऑस्मोसिस को लेकर के देखें तो देखो, ऑस्मोसिस भी एक डिफ्यूज़न है, लेकिन इट इज़ डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। ये डिफ्यूज़न ही है, लेकिन ये जो होगा इसको कभी भी हम लोग कहेंगे कि इट विल बी डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन अंडर नेचुरल कंडीशन। प्राकृतिक परिस्थितियों में ये जो ट्रांसपोर्ट होगा, ये जो डिफ्यूज़न होगा सॉल्वेंट का या जो डिफ्यूज़न होगा वाटर का, चूँकि बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा सॉल्वेंट जो होगा दैट विल बी वाटर, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए आप कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज़ ऑलवेज डिफ्यूज़न ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसे इन जनरल अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आप सॉल्वेंट आप हमेशा रखेंगे, और सॉल्वेंट के साथ साथ यहाँ पे क्रॉस सेलेक्टिवली के साथ साथ आप यहाँ पे एक शब्द और भी डाल सकते हैं, और वो शब्द जो होगा वो सेमी परमेबल होने जा रहा है। द वर्ड वुड बी सेमी परमेबल। एक वर्ड और भी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, दैट विल बी सेमी परमेबल। अब ऑब्वियसली तब इसे हम लोग कहेंगे कि ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूज़न है। स्पेशलिटी इसकी क्या होगी, तो इट विल बी इन्वॉल्विंग इट विल बी डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट। पहली बात ये होगी ये डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट सिर्फ है, और दूसरी बात कि उसमें भी एक पार्टिकुलर कंडीशन लगा हुआ है, और कंडीशन ये है कि दिस डिफ्यूज़न वुड अकर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन जो कि सेलेक्टिवली परमेबल है उसके अक्रॉस सॉल्वेंट का जो डिफ्यूज़न होगा, उसी डिफ्यूज़न को आप लोग कहेंगे कि ये क्या है, ऑस्मोसिस होने जा रहा है। और जो इसका ओवरऑल जो सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन और रेट, ये दोनों इस बात पर निर्भर करेगा कि केमिकल पोटेंशियल या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। अगर दो सिस्टम एक दूसरे से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, तो एक तरफ कंसंट्रेशन जो सॉल्यूट का होगा वो कैसा है, दूसरी तरफ कितना है, ये जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होगा उसके ऊपर, और प्रेशर ग्रेडियंट जो होगा, इन दोनों के द्वारा ऑस्मोसिस का जो नेट रेट, ऑस्मोसिस की जो रेट होगी और जो उसका डायरेक्शन होगा नेट, ये दोनों बातें वहाँ पे निर्भर करेंगी। अब ये ऑस्मोसिस जो है इसको थोड़ा सा एक हम लोग हमेशा एक पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट देखते हैं और उसके बेसिस पे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें आप लेकर के देखिएगा कि किसी बीकर में कोई आप एक सॉल्यूशन ले लीजिए, और उसके अंदर एक आप ऐसे डाल दीजिए, और हियर यू जस्ट प्लेस, यहाँ पे आप प्लेस कीजिए, इसको सराउंड कर दीजिए, आप इसको सील कर दीजिए, सील नहीं करें, इसे आप कवर कर दें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। इसे आप कह दीजिए कि इट विल बी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहिए,
और दूसरी तरफ आप लेकर के देखें तो यहाँ पे दोनों जगह दो अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन को आप डालिए। जैसे यहाँ पे आपने एक सॉल्यूशन रखा, मैं दोनों के बीच में डिफरेंस किए दूंगा। ये जो होगा वो सॉल्यूशन विथ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, और इसके अंदर यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है। और लगे हाथ इसमें एक डायग्राम और भी आप ड्रॉ कर लें एंड दैट विल बी रिलेटेड टू, और वो रिलेटेड होगा इसके अंदर एक पिस्टन आप डाल दें। इसमें आपने सॉल्यूशन डाला है, सॉल्यूशन विथ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। हम लोग इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट के ज़रिए देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑस्मोसिस कैसी क्रिया है। तो आप लेकर के देखिएगा कि ऑस्मोसिस जो होगा उसमें आप एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, एक ग्लासवेयर में, एक बीकर में आपने सॉल्यूशन लिया, और दूसरी तरफ उसमें एक आपने थिजल फनल रखा, उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन आपने रखा, और इसके माउथ पे इसका जो ओपनिंग है उसको आपने सराउंड कर दिया, उसको रेदर आपने पैक कर दिया, वहाँ पे बांध दिया आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका जो स्ट्रेंथ है, उसके सॉल्यूट का स्ट्रेंथ जो है वो कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है, उसके सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। तो कुछ ही समय में आप क्या पाइएगा, तो कुछ ही समय में आप ये देखेंगे, कुछ ही समय में आपको ये बात दिखाई पड़ेगी कि पानी जो होगा दैट विल बिगिन टू एंटर इन दिस फनल। इस फनल के अंदर पानी जो होगा वो इंटर करना शुरू करेगा, इसके अंदर पानी जो होगा दैट विल बिगिन टू एंटर, इसके अंदर ये पानी जो होगा वो आप देखेंगे कि इंटर कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो पानी का इसके अंदर जो एंट्री हो रहा है, ये एंट्री कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो उस सॉल्यूशन से जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, उस सॉल्यूशन में जिसके अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये जो पानी का फ्लो हो रहा है इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जिसके सॉल्यूट का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम लोग नाम देंगे कि दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इज एक्चुअली ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वाटर का ये जो मूवमेंट है इट इज़ टेकिंग प्लेस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो प्रैक्टिकली यहाँ पे जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट के लिए ये मेम्ब्रेन जो होगा वो परमेबल नहीं होगा, और दूसरा कोई सॉल्यूट हम लोगों ने रखा नहीं है, इसलिए इसे हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। एंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम ये मेम्ब्रेन जो होगा वो सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होगा। तो नेचुरली आप लेकर के देख रहे हैं कि वाटर का मूवमेंट जो है वो हो रहा है अक्रॉस द दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये जो पानी का मूवमेंट होगा, इसी मूवमेंट को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ऑस्मोसिस होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये अगर हम कह रहे हैं कि इट इज़ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर ये डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट है तो नेचुरली इस डिफ्यूज़न के लिए आपको ये तथ्य दिमाग में रखना होगा कि डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट के लिए जो वाटर का केमिकल पोटेंशियल होना चाहिए वो इस सॉल्यूशन में, इसको अगर हम लोग कहें कि ये जो सॉल्यूशन है वो ए, जिसे हम लोग नाम दें कि ये लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ए कह रहे हैं इसको, और जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसको अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या है,
वी रेफर दिस वन एज बी, अगर उसको हम लोग बी कह रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप पाइएगा कि क्या उनके बीच का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो, या जिसे केमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट कहें, क्या उनके बीच में सच में फ़र्क है। तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे हम लोग करेंगे रिगार्डिंग केमिकल पोटेंशियल, थोड़ा केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, दैट इज़ वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे वाटर पोटेंशियल पे। वाटर पोटेंशियल पे हम लोग यहाँ पे डिटेल नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन उतनी बातचीत जरूर करेंगे जिससे ऑस्मोसिस पे हम लोगों का जो डिस्कशन है वो बहुत क्लियर हो जाए। आप लेकर के देखिएगा कि यहाँ पे जो से वाटर पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है उसमें ये है कि पहली बात है कि वाटर पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल को ऑलवेज हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन प्योर वाटर। ये डिफाइन किया जाता है एज डिफरेंस बिटवीन केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर या फ्री एनर्जी ऑफ प्योर वाटर, और फिर दूसरी तरफ उस वाटर को जो कि या तो ऑस्मोटिकली कन्फाइंड है या मेट्रिकली बाउंड है या प्रेशराइज्ड वाटर है, उसके फ्री एनर्जी से या इसके केमिकल पोटेंशियल से आप डिफरेंस लेकर के देखिए प्योर वाटर का कितना है। ये जो डिफरेंस आएगा वही उस पार्टिकुलर सिस्टम के वाटर का वाटर पोटेंशियल होगा। अब मैं फिर जो यहाँ पे बात कही गई है कि वाटर पोटेंशियल जो होगा उसको कभी भी हम लोग डिफाइन करते हैं एज ए डिफरेंस ऑफ फ्री एनर्जी बिटवीन, ये फ्री एनर्जी का डिफरेंस है बिटवीन प्योर वाटर, जो प्योर वाटर का फ्री एनर्जी कंटेंट होगा, और उस पानी का जो कि किसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है यानी ऑस्मोटिकली जो कन्फाइंड है, या फिर जो मेट्रिकली बाउंड है यानी जहाँ पे एडजॉर्बेंट मौजूद है और वाटर मॉलिक्यूल उसके सतह से एडजॉर्ब कर रहा है, या उस पानी पे अगर प्रेशर एक्सर्ट किया गया है। तो फ्री एनर्जी कंटेंट ऑफ प्योर वाटर एंड फ्री एनर्जी कंटेंट ऑफ द वाटर दैट इज ऑस्मोटिकली कन्फाइंड और मेट्रिकली बाउंड या फिर प्रेशराइज वाटर, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा इन फ्री एनर्जी, यही डिफरेंस जो होगा उस पार्टिकुलर सिस्टम के वाटर का वाटर पोटेंशियल होने जा रहा है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम लोग सेट करते हैं 0 पे। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज दैट इज सेट एट 0, और ये एक स्टैंडर्ड होगा किसी भी सिस्टम के वाटर पोटेंशियल को कंपेयर करने का। अब इसमें दूसरी बात आप लेकर के देखिएगा कि वाटर पोटेंशियल जो होगा दैट विल बिकम निगेटिव यदि उस पार्टिकुलर सिस्टम का जो केमिकल पोटेंशियल वाटर का होगा वो प्योर वाटर के केमिकल पोटेंशियल से कम हो, तो ऑब्वियस है कि वो निगेटिव होगा, और अगर उससे ज़्यादा हुआ तो फिर दैट विल बिकम पॉजिटिव। कब होगा, तो जब उसमें सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो ड्यू टू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये जो पानी और सॉल्यूट के बीच में जो ये जो इंटरेक्शन होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, इन दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी वुड बी लॉस्ट, और ये जो फ्री एनर्जी का लॉस होगा वो उस सिस्टम के वाटर के केमिकल पोटेंशियल के डिक्लाइन के रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। इसको अगर रिप्रेजेंट हम लोग करने की कोशिश करें तो सिंपल तरीके से इसे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये जो प्योर वाटर होगा उस प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल, इसको हम लोग नॉर्मली साई डब्ल्यू लिखते हैं, इसे पढ़ते हैं कि साई डब्ल्यू है। तो ये साई डब्ल्यू प्योर वाटर का हो गया, और अगर इसमें हमने थोड़ा सॉल्यूट ऐड कर दिया, सॉल्यूट इज एडेड, तो आप लेकर के देख रहे हैं कि इसका वाटर पोटेंशियल क्या हुआ, कम हो गया। और अगर इसको हमने प्रेशराइज कर दिया, प्योर वाटर बीइंग प्रेशराइज्ड, pure water is pressurized, तो इसका आप देख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्योर वाटर के वाटर पोटेंशियल को हम लोग सेट करते हैं 0 पे, और ये वैल्यू निगेटिव होगा अगर केमिकल पोटेंशियल वहाँ पे वाटर का घटे, कम हो। कैसे घटेगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि अगर सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया गया तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन जब होगा, सॉल्यूट वाटर जब इंटरेक्शन होगा, तो सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी वुड बी लॉस्ट। और केमिकल पोटेंशियल क्या है, केमिकल पोटेंशियल मैंने पिछले क्लास में ही आपको बताया था कि इट्स फ्री एनर्जी पर मोल, फ्री एनर्जी कंटेंट कितना है
इन एवरी मोल, वही उसका केमिकल पोटेंशियल होने जा रहा है। तो ये जो तथ्य कहा गया कि सॉल्वेशन की क्रिया में सम अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी वुड डिक्रीज, इसका मतलब होगा कि प्योर वाटर का जो केमिकल पोटेंशियल था सॉल्वेशन की प्रक्रिया के बाद वो कमेगा, और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हम लोगों ने रखा है कितना, 0। तो नेचुरली ऐसी परिस्थिति में सॉल्वेशन की क्रिया के बाद दैट विल बिकम नेगेटिव। अगर कम सॉल्यूट आपने डाला, अगर आपने कम सॉल्यूट अगर डाला तो ऑब्वियस है कि तब फिर ऐसी स्थिति में व्हाट विल हैपन, अगर सॉल्यूट आपने कम ऐड किया तो फिर ऐसी स्थिति में जो डिक्लाइन होगा वाटर पोटेंशियल का, जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर जो घटेगा, वो डिक्लाइन जो होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आपने सॉल्यूट का ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐड कर दिया, जैसे यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर ऐड किया गया है, अगर यहाँ कहें कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऐड किया गया, और यहाँ पे मैं कहूँ कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऐड किया गया, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर यहाँ ऐड किया गया, तो नेचुरली हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा डिक्लाइन दिखाने जा रहा है। कम सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में सॉल्यूट जो फ्री एनर्जी की कमी होगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होने जा रही है। जो फ्री एनर्जी की कमी होगी वो क्या होगा, वो फ्री एनर्जी का लॉस जो होगा कंपैरेटिवली कम होने जा रहा है, वो कंपैरेटिवली आप देखिएगा कि कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में आप लेकर के देख रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पे इस रूप में देख रहे हैं। अगर उस पार्टिकुलर एग्जाम्पल के रेफरेंस पे लेकर के देखें जो अभी मैं आपको बता रहा था, तो यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा, जैसे ए जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन हम लोग कह रहे हैं कि क्या है, कम है। तो वही चीज़ यहाँ पे अगर आप लेकर के देखें तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो ए वाली स्थिति है, और ये जो कंडीशन होगा वो बी वाली कंडीशन होगी। यानी बी सॉल्यूशन जहाँ है, जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा गया है, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल में निगेटिविटी ज़्यादा होगी, यानी वहाँ सॉल्वेशन की प्रक्रिया में फ्री एनर्जी का लॉस ज़्यादा हुआ है, एंड दैट्स वाई इट विल बी शोइंग लोअर वाटर पोटेंशियल कंपेयर टू द सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट आउटसाइड दिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके बाहर जो सॉल्यूशन है, इस बीकर में जो सॉल्यूशन हम लोगों ने रखा है, उस सॉल्यूशन का फ्री एनर्जी कंटेंट जो होगा, उस सॉल्यूशन में जो वाटर है उसका वाटर पोटेंशियल जो होगा कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, इट विल बी लेस निगेटिव कंपेयर टू द वाटर पोटेंशियल विच इज़ प्रेजेंट हियर, जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर सॉल्यूशन ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, सॉल्यूशन बी का वाटर पोटेंशियल कम है। कम इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने का मतलब है कि सॉल्वेशन की प्रक्रिया में ज़्यादा फ्री एनर्जी का लॉस हुआ, एंड दैट्स वाई वाटर पोटेंशियल ऑफ दिस पार्टिकुलर सॉल्यूशन बी बिकम लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन ए। ओके, और यही वजह है कि पानी अंदर मूव करेगा। सॉल्यूट क्यों नहीं अंदर से बाहर आ रहा है, बिकॉज इसकी जो ओपनिंग है दैट हैज बीन कवर्ड बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट विल अलाउ पैसेज ऑफ वाटर ओनली। वो सिर्फ वाटर के पैसेज को अलाउ करने जा रहा है, कहीं से भी जो सॉल्यूट का पैसेज है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आप लेकर के देखिएगा कि यहाँ पे पानी जो होगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। ये पानी जो होगा उसमें आप देखिएगा कि ये पानी जो होगा ये पानी ऊपर की तरफ बढ़ने जा रहा है। अब ये पानी का जो इंक्रीज ऊपर की तरफ होगा, अब इसी को हम लोग ऑस्मोटिक इनफ्लो कहेंगे। और अगर हम यहाँ पे एक पिस्टन लगा दें, पिस्टन लगा करके एक प्रेशर एक्सर्ट करें, तो फिर पानी का ऊपर आना क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो पार्टिकुलर प्रेशर विच इज़ गोइंग टू प्रिवेंट, that is going to inhibit osmotic inflow of water from a solution having low solute concentration to a solution having high solute concentration would be known as osmotic pressure. The pressure which is required to prevent osmotic inflow of water, कहाँ से ये जो osmotic inflow of water हो रहा है, कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो उसका आंसर ये है कि ये जो ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है इन द सॉल्यूशन हैविंग हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कहाँ से, फ्रॉम ए सॉल्यूशन हैविंग लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन को हम लोग ये जरूर कहते हैं कि डिफ्यूजन इज
इट इज़ ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी ऑस्मोसिस को डिफाइन करते हैं, और ये कहा जाता है कि ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बार बार मैं ये बात कहूँगा कि जब कभी भी हम लोग नेचुरल सिस्टम की बात करेंगे, जब कभी भी हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करेंगे, तो ऑलवेज हम लोग ये कहेंगे कि ये मेम्ब्रेन जो होगा वो सेलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमेबल मेम्ब्रेन होगा। अगर कोई गिवन कंडीशन, अगर लेबोरेटरी कंडीशन की बात कर रहे हैं, एक आध सॉल्यूट के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, तो द सेम मेम्ब्रेन वुड बी रेफर्ड एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो कहा गया उसको मैंने कहा कि इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी आप ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हैं। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन इट? तो आप यहाँ पे ये कहेंगे कि ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर across a semi-permeable or selectively permeable membrane from a solution having low solute concentration to a solution having high solute concentration। शर्त क्या है? शर्त वो ज़रूरी शर्त होगा कि दोनों के बीच में एक इस तरह का मेम्ब्रेन हो। तो घूम फिर के बात वही है, लेकिन यहाँ पे आप इस तथ्य को एम्फेटिकली फिर मतलब दोबारा इस बात को हम लोग एम्फेसाइज कर रहे हैं कि पानी का डिफ्यूज़न अक्रॉस दिस टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। ऑब्वियस है कि ये डिफ्यूज़न अगर होगा तो वाटर पोटेंशियल में फ़र्क होगा, देयर विल बी वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। बाहर ज़्यादा का मतलब जहाँ सॉल्यूट कम है वहाँ वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, जहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है वहाँ वाटर पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा कम होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस डिफिनीशन ऑफ ऑस्मोसिस। अब यहाँ से आपको लेकर के देखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी लगे हाथ हमने आपको बता दिया कि वो प्रेशर जिससे ऑस्मोटिक इनफ्लो ऑफ वाटर रुक जाए उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम हम लोग देंगे। अब रही बात कि ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ द सेल क्या होगा, तो ऑस्मोटिक बिहेवियर ऑफ द सेल की बात करें तो देखो, कभी भी सेल को अगर आप देखना चाहते हैं किसी सेल को कि उसका बिहेवियर, ऑस्मोटिक बिहेवियर कैसा होगा, तो उसका ऑस्मोटिक बिहेवियर हमेशा 3 तरीके का हो सकता है। और ये जो उसका रिस्पांस जो होगा सेल का, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे रखा किस तरह के सॉल्यूशन में गया है। इसको मैं हमेशा समझाने के लिए एक एनालॉग लेता हूँ कि आप एक व्यक्ति के रूप में आपकी जो जानकारी का स्तर है, या एक जैसे आप व्यक्ति हैं राइट नाउ, अभी के समय पे आप जैसे एक व्यक्ति हैं, अब उस व्यक्ति का व्यवहार कहाँ कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करेगा कि वो व्यक्ति है कहाँ। अगर वो व्यक्ति छोटे बच्चों के बीच में है तो नेचुरली उन बच्चों के साथ, उन बच्चों को ये बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन वो इन लोगों के साथ है जो उसी के बराबर के इंटेलेक्ट के लोग हैं, तो वहाँ पे जो एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज में जितना देगा लगभग उतनी ही चीज़ उसको मिलेगी। न तो ये उनको बहुत कुछ देने जा रहा है और न इसको बहुत कुछ मिलने जा रहा है, क्योंकि जिस परिस्थिति में वो है वहाँ पे उसी की तरह के लोग मौजूद हैं, उसी इंटेलेक्ट के मोर और लेस लोग मौजूद अगर हैं तो फिर वहाँ पे सीखने या सिखाने की गुंजाइश कम होगी। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं, उम्र में छोटे बच्चे हैं, तो नेचुरली उनको काफ़ी कुछ तुम सिखा सकते हो। और तीसरी स्थिति होगी कि आप ऐसे लोगों के बीच में हैं जो उम्र और तजुर्बे दोनों के मामले में, अनुभव के मामले में, काबिलियत के मामले में वो ज़्यादा अच्छे हैं, उनका इंटेलेक्ट का लेवल ज़्यादा बढ़िया है, तो नेचुरली वहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक इंडिविजुअल के रूप में तो आप हमेशा एक ही जैसे हैं, लेकिन आपका 3 तरह का रिस्पॉन्स हो सकता है, और वो इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आपको रखा कहाँ गया है। तो उसी तरह सेल का रिस्पांस जो होगा, जैसे अगर हम बात करें कि ये कोई पार्टिकुलर सेल है, तो ये जो सेल होगा, इस सेल में 3 स्थितियां रहेंगी। एक स्थिति ये होने जा रही है कि ये जो होगा, एक स्थिति हम लोग ये कहने जा रहे हैं कि ये जो है वो बाहर से न कुछ लेगा न कुछ देगा, जितना लेगा उतना दे देगा। दूसरी तरफ है कि ये बाहर से बहुत कुछ लेगा, ये बहुत कुछ बाहर से लेने जा रहा है। तीसरी बात होगी कि ये बाहर बहुत कुछ देने जा रहा है। अब तीनों अगर एक ही तरह के सेल थे, तीनों एग्जैक्टली एक ही तरह के सेल थे, तो ये इसका जो रिस्पांस मैं दिखा रहा हूँ कि न ले रहा है न दे रहा है, सिर्फ ले रहा है सिर्फ दे रहा है, और तीनों अगर एक ही तरह के सेल्स हैं तो नेचुरली ये प्रश्न खड़ा होगा ना कि ये 3 तरह का रिस्पांस उसका क्यों आया। तो ये 3 तरह के रिस्पांस के आने की वजह सिंपल सी यही होगी कि जिस सराउंडिंग में उसको रखा गया वो सराउंडिंग कैसा है।
तो दिस सराउंडिंग वुड डिटरमाइन द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स दिस पार्टिकुलर सेल वुड शो। इस सेल का रिस्पॉन्स क्या होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सेल को रखा गया कहाँ गया है। तो एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट ऑफ ए सेल, किसी भी सेल का एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट जो होगा उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज टोनिसिटी। एक्सटर्नल ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट जो होगा किसी भी सेल का, इसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, वी रेफर दैट वन एज टोनिसिटी। किसी भी सेल का जो ऑस्मोटिक बिहेवियर होगा वो सेल पानी लेगा देगा या फिर नेट गेन वाटर का जीरो होगा। ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, तो किस तरह का उसका ऑस्मोटिक एनवायरनमेंट है, यानी टोनिसिटी क्या है जिस पार्टिकुलर मीडियम में उसको रखा गया है। अब पानी अगर सेल के अंदर आ रहा है तो पानी का मूवमेंट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, वो अगर है तो उसे कहेंगे कि ये एंडोऑस्मोसिस है। पानी सेल से अगर बाहर आ रहा है तब उसे कहेंगे कि ये क्या है, एक्सोऑस्मोसिस है, या ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर वुड बी देयर, तब उसे कहेंगे कि ये क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होने जा रहा है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि किन परिस्थितियों में एक्सो या एंडोऑस्मोसिस होगा। अब इसमें सबसे पहली बात आप लेकर के देखें कि किसी सेल के लिए अगर हम कह रहे हैं कि पार्टिकुलर कोई सेल जो है जिस किसी पार्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखा गया है, अगर वो एनवायरनमेंट जो है उसको हम कह रहे हैं कि ये हाइपोटोनिक है, तो इसका क्या मतलब है। अगर हम कह रहे हैं कि ये हाइपोटोनिक है तो इसका क्या मतलब होने जा रहा है। देखो, हाइपो का कभी मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होगा कम। इसका तो अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो कहेंगे कि ये ऐसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस देन इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हम कह रहे हैं किसी सेल के रेफरेंस में किसी सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक अगर कहा जा रहा है तो इसका मतलब होगा कि इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से क्या होगा, कम होने जा रहा है। सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लो, हाइपो, लेस देन दैट ऑफ इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर के सॉल्यूशन के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है तो उस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा सेल के अंदर के सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल से। अब अगर बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वहाँ पानी जो होगा वो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूव करके आएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस पानी मूव करके अगर आएगा तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं कि क्या है, एंडोऑस्मोसिस है। तो जब किसी सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिएगा तो वहाँ एंडोऑस्मोसिस आपको दिखाई पड़ेगा, यू विल फाइंड एंडोऑस्मोसिस। दूसरी बात ये होगी यदि आप प्लांट सेल को वहाँ रखेंगे तो प्लांट सेल को अगर रखिएगा तो चूंकि प्लांट सेल इज ऑलवेज सराउंडेड बाय सेल वॉल, रिजिड सेल वॉल, तो यदि रिजिड सेल वॉल के द्वारा आप वहाँ उसको रख रहे हैं तो नेचुरली पानी जैसे जैसे अंदर की तरफ आएगा कुछ ही समय के बाद जो प्रोटोप्लास्ट होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा, दैट विल बिगिन टू एक्सर्ट प्रेशर। वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा दैट विल बिगिन टू एक्सर्ट प्रेशर, वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा कहाँ पे, तो दैट विल बिगिन टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। ये वाल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा। जैसे यहाँ मैं एक वाल बना रहा हूँ, ये जैसे हो गया क्या चीज़, तो दिस वन इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज़ सेल वॉल, नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब अंदर मैं बना रहा हूँ कि ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये अंदर का आप लेकर के देखिए कि वैक्यूल वगैरह या अंदर के जो कंटेंट्स हैं। तो यदि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस वाल पे प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करे और परिणाम स्वरूप इस सेल के अंदर फर्दर एंडोऑस्मोसिस ब्लॉक हो जाए, जब ये एंडोऑस्मोसिस होगी तो कुछ ही समय के बाद ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट विल बिगिन टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल। अब ये वॉल पे अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये जो सेल है कुछ ही समय के बाद प्रेशर ऑब्वियस है कि बढ़ेगा, कुछ ही जैसे जैसे एंडोऑस्मोसिस होगी प्रेशर बढ़ेगा और एक स्टेज ऐसा आएगा कि पानी का अंदर आना
बंद हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो कहेंगे द पार्टिकुलर प्लांट सेल हैज़ बिकम फुल्ली टर्जिड, उसे हम लोग कहेंगे कि प्लांट सेल क्या है, दैट इज़ बिकम फुल्ली टर्जिड। और अगर फुल्ली टर्जिड हम कह रहे हैं तो फिर सेल के अंदर पानी नहीं आएगा। एंड हियर यू विल फाइंड ए प्रेशर बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वॉल बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन दिस प्लांट सेल इज नॉट गोइंग टू रप्चर, द प्लांट सेल वुड नॉट बी लाइज्ड ड्यू टू एंडोस्मोसिस। लेकिन वहीं पे अगर एनिमल सेल को लेकर के आप देखिएगा तो एनिमल सेल को अगर आप रखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो एनिमल सेल में देयर इज नो सेल वॉल, तो वो एनिमल सेल जो होगा वो डिस्टेंड करेगा, फैलेगा। अब एनिमल सेल जब डिस्टेंड करेगा या फैलेगा तो फिर कुछ समय तक तो वो फैलेगा, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली द मेम्ब्रेन वुड बिकम लीकी और उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होगा वो बाहर की तरफ लीक आउट करेगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। एंड फाइनली यू विल फाइंड कि साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑलमोस्ट बाहर निकल जाएगा और वहाँ पे रप्चर्ड मेम्ब्रेन वुड बी ऑब्जर्व्ड, रप्चर्ड मेम्ब्रेन वुड बी ऑब्जर्व्ड। अब बहुत अच्छा एक एग्जांपल हम लोग हमेशा साइट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू आरबीसी। आरबीसी को आप रख दीजिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, उसके अंदर एंडोस्मोसिस होगी, पानी अंदर आएगा और ऑब्वियस है कि डिस्टेंशन उसमें होगा, लेकिन एक लिमिट तक ही डिस्टेंशन हो सकता है। आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स लीकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीकी हो जाएगा और उसके बाद उसके अंदर से हीमोग्लोबिन जो होगा दैट विल फ्लो आउट, बाहर की तरफ वो आ जाएगा और फाइनली वहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, रप्चर्ड मेम्ब्रेन वुड बी देयर, और उस रप्चर्ड मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज एरिथ्रोसाइट घोस्ट। उसको एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का भूत कहा जाता है। जो रप्चर्ड मेम्ब्रेन होगा दैट विल बी नोन एज एरिथ्रोसाइट घोस्ट। अब ये जो क्रिया होती है इसी क्रिया को हम लोग हीमोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन कोई भी अगर एनिमल सेल इस तरह का रखेंगे तो उसमें वही होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लीकी होगा, साइटोप्लाज्मिक जो साइटोप्लाज्म होगा दैट विल कम आउट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और तब हम लोग कहते हैं कि पार्टिकुलर सेल हैज़ बीन ऑस्मोटिकली लाइज्ड, उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस हो गई। तो वो कोई भी ऐसा सेल जिसमें सेल वॉल नहीं होगा उसकी ऑस्मोटिक लाइसिस होगी when the cell is placed in hypotonic solution. लेकिन wherever cell wall is present, osmotic lysis of the cell would not take place despite being placed in the hypotonic solution. आप hypotonic solution उसको डालिए लेकिन उसकी osmotic lysis नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि that will become fully turgid. अब आप यहाँ से जिस मुद्दे पे आएंगे that will be hypertonic solution. तो देखो solution in which solute concentration is lower, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, कंपेरेटिवली हाइपर का मतलब होगा हायर, ज़्यादा। तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर देन द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रासेलुलर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज हायर मोर देन इंट्रासेलुलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उससे बाहर वाले सॉल्यूशन का सॉल्यूट का लेवल अगर ज़्यादा हो, जिस सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं कि ये जिस सेल में जिस सॉल्यूशन में कोई सेल प्लेस किया गया उस सॉल्यूशन में जिस सॉल्यूशन में किसी सेल को हमने डाला है तो वो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर के सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। तो इसका मतलब होगा कि बाहर का जो सॉल्यूशन था जिसमें सेल रखा गया, चूँकि ज़्यादा सॉल्यूट है इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, इंट्रासेलुलर जो सॉल्यूशन होगा उसके वाटर की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ निकलेगा, एक्सोऑस्मोसिस होगी। तो जब कभी भी किसी सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे एक्सोऑस्मोसिस वुड अकर। आप निश्चित तौर पे देखिएगा कि क्या होने जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस वुड बी ऑब्जर्व्ड। अब ये जो एक्सोऑस्मोसिस होगा, अब दो स्थितियां हैं, प्लांट सेल का क्या होगा, एनिमल सेल का क्या होगा। तो प्लांट सेल में एक क्रिया आप ऑब्जर्व कीजिएगा और वो क्रिया होगी प्लाज्मोलाइसिस की। द फिनोमेनन वुड बी नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब ये प्लाज्मोलाइसिस जो है, इस प्लाज्मोलाइसिस को थोड़ा आप देखिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार केयरफुली वॉच कीजिए आप। ये जैसे रहा, सेल वॉल रहा, ब्लैक कलर से अब की बार मैं दिखा रहा हूँ, और दूसरी तरफ इसके अंदर हो गया
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया, और ये हो गया ये वैक्यूल हो गया। दिस वन इज वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर मौजूद होगा क्या चीज़, हियर यू विल फाइंड कि सेल सैप होगा, यू विल फाइंड सेल सैप। इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा कि सेल सैप मौजूद है। अब इस सॉल्यूशन को आपने रखा, इस सेल को आपने रखा कहाँ पे, तो यू प्लेस द सेल इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको आपने डाल दिया किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब आप लेकर के क्या देखिएगा, तो आप ये देखेंगे कि पानी जो होगा वो बाहर की तरफ निकला, एक्सोस्मोसिस इज देयर। अब जब एक्सोस्मोसिस होगा तो ये पानी बेसिकली निकलता कहाँ से, तो ये वैक्यूल से निकलेगा, सेल सैप से निकलेगा। और अगर सेल सैप से ये बाहर निकला तो फिर कुछ ही समय के बाद आप देखिएगा कि ये जो वैक्यूल जो है दैट विल बिकम वेरी स्मॉल, ये वैक्यूल जो होगा काफ़ी छोटा हो जाएगा। तो एक्सोस्मोसिस की वजह से देयर विल बी विड्रॉल ऑफ प्रोटोप्लास्ट, या जिसे कहें कि साइटोप्लाज्म अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पुल होगा, अंदर की तरफ इसको पुल किया जाएगा। जैसे ये जो हिस्सा है दिस इज सेल वॉल, ये हिस्सा तो सेल वॉल का है, और ये जो हिस्सा है दिस वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हिस्सा जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा है। तो ऑब्वियस है कि देयर इज विड्रॉल ऑफ साइटोप्लाज्म अलोंग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, विड्रॉल ऑफ साइटोप्लाज्म along with plasma membrane या withdrawal of protoplasm due to exosmosis। यहाँ पे एक रिमार्केबल बात जरूर ये दिमाग में रखिएगा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर बाहर की तरफ निकलता है वो वाटर कहाँ से निकलेगा, सेल सैप से निकलेगा, एंड दैट्स वाई यू विल फाइंड वेरी क्लियर कट श्रिंकेज इन द वैक्यूल। और यही वजह होगी कि इस पार्टिकुलर जगह में, ये जो पार्टिकुलर जगह होगी, इस पार्टिकुलर जगह में व्हाट यू विल फाइंड, आप पाइएगा कि प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन वुड बी प्रेजेंट। प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। आप यहाँ देखिएगा कि प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि किसी भी लिविंग सेल में सेल वॉल परमिएबल होगा। परमिएबल होने का मतलब होगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही अलाउ करेगा, ठीक है। तो नेचुरली प्लाज्मोलाइजिंग सॉल्यूशन इस जगह में आराम से आ सकता है, बिकॉज सेल वॉल इज परमिएबल, दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एंट्री ऑफ सॉल्यूट, ओके। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस सिलेक्टेड सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, सारे सॉल्यूट का मूवमेंट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, दैट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ से आप एक चीज़ और भी देखिएगा कि यदि प्लाज्मोलाइज्ड सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो फिर वो सेल जो होगा डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, यानी पहले वाली अवस्था में वो आ जाएगा। वहीं पे एक छोटी सी स्थिति और भी आएगी कि अगर किसी एनिमल सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो श्रिंक करेगा एक्सोस्मोसिस की वजह से। और यहाँ पे फिर हम लोग आरबीसी का एक एग्जाम्पल साइट करेंगे। उस आरबीसी के केस में आप लेकर के देखिएगा कि उसमें बहुत सारा ऐसा लगेगा कि उसके सतह पे बहुत सारा प्रोजेक्शंस आपको दिखाई पड़ने लगेगा आरबीसी के। जब आरबीसी को आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला, एक्सोस्मोसिस वुड बी देयर, आरबीसी वुड श्रिंक। तो आरबीसी के श्रिंक करने की वजह से आप देखिएगा कि जो उसका सतह होगा, उसका जो मेम्ब्रेन होगा, दैट विल शो ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस, बहुत सारा प्रोजेक्शंस वो अपने सतह पे दिखाएगा। और इन्हीं प्रोजेक्शंस की वजह से हम लोग कहते हैं कि आरबीसी का ये फॉर्म क्या है, क्रीनेट फॉर्म है। वी रेफर दैट वन एज क्रीनेट फॉर्म। और इस पूरी प्रक्रिया को क्रीनेशन कहते हैं। उसे कहेंगे कि ये क्या है, जैसे आरबीसी को लेकर के देखें तो आरबीसी का जो फॉर्म होगा वो बाइकनकेव इस तरीके का होने जा रहा है। अगर लेटरल व्यू लेकर के देखें तो ये इस तरह का होगा, लेकिन अगर क्रीनेट फॉर्म की बात करें तो उसको अगर आप सतह पे लेकर के देखें तो आप देखेंगे कि इस तरह का बहुत सारा प्रोजेक्शंस उसके ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। यू विल फाइंड ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस बीइंग फॉर्म देयर। उसके सतह पे इस तरह का कई सारा प्रोजेक्शन आपको दिख सकता है। तो वहाँ पे बस मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूँ कि अगर एनिमल सेल को आपने किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो वो श्रिंक करेगा, और श्रिंकेज के बाद आप
उसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं देंगे, लेकिन आरबीसी के केस में उसका जो फॉर्म होगा उसको हम लोग क्रिनेट कहने जा रहे हैं। एक्सोस्मोसिस वुड बी ऑब्जर्व्ड इन एवरी टाइप ऑफ सेल, लेकिन चूंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है इसलिए उसके शेप का परिवर्तन बहुत शार्प होने जा रहा है। इसके बाद बात आती है किसकी, तो नाउ यू शिफ्ट ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके सॉल्यूट कंसंट्रेशन, उसका सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंट्रासेल्यूलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर, ऐसा सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंट्रासेल्यूलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर अगर होगा तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें अगर किसी सेल को आप डालिएगा तो नाइदर एक्सोस्मोसिस नॉर एंडोस्मोसिस वुड बी ऑब्जर्व्ड। हम लोगों के लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन जो होगा वो आइसोटोनिक माना जाता है। हम लोगों के आरबीसी के लिए 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, आइसोटोनिक है। दैट विल बी नोन एज आइसोटोनिक। ऑब्वियस है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आरबीसी को रखेंगे या किसी भी सेल को रखेंगे, उस सेल के लिए अगर वो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो एक्सो या एंडोस्मोसिस जैसी कोई प्रक्रिया आप वहाँ पे नहीं देखेंगे। विद दैट ऑस्मोसिस इज कंप्लीट। अब यहाँ से कैरियर प्रोटीन को लेकर के एक छोटी सी बात आपको दिखाई पड़ेगी, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। जो यूनिपोर्ट का कंसेप्ट है उसमें ये होगा कि एक तरह के सॉल्यूट को वो मूव करेगा इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। एक तरह के सॉल्यूट को एक पार्टिकुलर दिशा में अगर मूव कराया जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट वन एज, उसी को हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो यूनिपोर्ट। अगर हम लेकर के देखें कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे किसी प्रोटीन को लेकर के आप देखें तो आप पाइएगा कि ये जो प्रोटीन होगा, ये जो कैरियर होगा, इसके द्वारा अगर एक पार्टिकुलर दिशा में किसी सॉल्यूट को ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं किसी एक पार्टिकुलर दिशा में सॉल्यूट ए को, तो ये जो चीज़ होगी इसको कहा जाएगा कि ये जो है वो यूनिपोर्ट है। वी रेफर दैट वन एज यूनिपोर्ट। इसी को कहा जाएगा कि ये यूनिपोर्ट है। मूवमेंट, इट मूव्स ए सॉल्यूट इन वन डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन वही सेम सॉल्यूट दूसरी दिशा में भी आ सकता है। सेम सॉल्यूट, इसका बाय डायरेक्शनल फॉर्म भी हो सकता है, मतलब बाय डायरेक्शनल मूवमेंट भी हो सकता है, बट इट विल डिपेंड, ये निर्भर करेगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये निर्भर करेगा। इट विल डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उस तरह का मूवमेंट आपको दिखेगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये सिम्पोर्ट है तो इट विल मूव टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट्स इन द सेम डायरेक्शन। ये दो तरह के सॉल्यूट को मूव कराएगा बट इन द सेम डायरेक्शन। जैसे ग्लूकोज और सोडियम को लेकर के देखिएगा तो ग्लूकोज और सोडियम का मूवमेंट जो होगा वो एक ही दिशा में होने जा रहा है, एक ही दिशा में होगा, एंड दैट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिम्पोर्ट। जब डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ेंगे ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेगी। ये जैसे ग्लूकोज हो गया और ये सोडियम क्लोराइड हो गया, इनका एक ही दिशा में मूवमेंट जो होगा इसी को हम लोग कहेंगे कि ये सिम्पोर्ट है। दूसरी तरफ अगर एंटीपोर्ट कह रहे हैं तो एंटीपोर्ट का मतलब होगा, इफ़ इस से कि ये एंटीपोर्ट है तो एंटीपोर्ट का मतलब होने जा रहा है कि दो सॉल्यूट का मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, दो सॉल्यूट का मूवमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, देन वी रेफर दैट वन एज दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। तब इसे कहेंगे कि ये जो मूवमेंट होगा, जैसे ये सॉल्यूट ए हुआ और ये सॉल्यूट बी हुआ, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, एंटीपोर्ट है। तो अगर एक सॉल्यूट का मूवमेंट एक दिशा में, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है, लेकिन सॉल्यूट का नेचर एक ही रहेगा, तो ये यूनिपोर्ट का केस होगा। अगर दो सॉल्यूट को आप लेकर के देखें, दो सॉल्यूट को अगर आप लेकर के देखें कि एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में मूव किया जा रहा है, तो इसे कहेंगे कि ये सिम्पोर्ट या को ट्रांसपोर्ट है। और दो सॉल्यूट को अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो उसे कहा जाएगा कि ये क्या होगा, एंटीपोर्ट होने जा रहा है। फिर इसके बाद बात आती है यहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको पहले भी हमने बता रखा है कि ये ऐसा ट्रांसपोर्ट होगा जिसमें सेलुलर एक्टिविटी और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दोनों चीज़ दिखाई पड़ेगी, ये दोनों चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट की एक बड़ी अहम बात होने जा रही है कि इट विल बी ऑलवेज वेरी रैपिड, ये बहुत तेज़ गति से होगा। इट विल बी वेरी सेलेक्टिव,
it will be carrier mediated and it will be uphill transport it would be, यानी it will take place against the concentration gradient। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सामान्यतः मैं एक एनालॉग लेता हूँ कि अगर बहुत कीमती चीज़ बाहर बरसने लगे, मान लीजिए कि बहुत छोटे छोटे डायमंड्स या बहुत छोटे छोटे गोल्ड के हिस्से बाहर बरसने लगे, गिरने लगे, मतलब इतना बड़ा नहीं गिरे कि कोई चोटिल हो जाए, लेकिन छोटी छोटा गोल्ड गिर रहा है या पैसे रुपए बरस रहे हैं बाहर, तो लोग क्या करेंगे? लोग जो करेंगे वही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अगर रुपया बाहर बरसने लगे तो सारे लोग रैपिडली, तेजी से, सेलेक्टिवली रुपयों को चुनेंगे, रैपिडली एंड सेलेक्टिवली। ऐसा नहीं है कि बाहर सिर्फ रुपये ही होंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन लोग क्या चुनेंगे? रुपयों को चुनेंगे। स्पेसिफिक सेलेक्शन वुड बी मेड फॉर दोज करेंसी नोट्स, उनके लिए स्पेसिफिक और सेलेक्टिव तरीके से उसको चुना जाएगा। और कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो धीरे धीरे ये काम करेगा। एवरीबडी विल बी डूइंग विद द वेरी हाई, दैट एक्ट वुड बी परफॉर्म्ड एट वेरी हाई रेट। तीसरी जो बात होगी वो क्या होने जा रही है कि वो ऑलवेज, अगर 22 रुपयों की हो रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जो भी हो, कोई बैग हो या उनका अपना कपड़ाई हो, उसी में उसको ठूस ठूस के रखने की कोशिश करेंगे। एक और बात कि उनके पास जितना भी रकम आ गई हो, अगर एक भी रुपया उनको बाहर गिरा हुआ दिखेगा तो उसको वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो उनके पास लाखों या करोड़ों रुपए उन्होंने अगर इकट्ठा कर लिया हो, इसके बावजूद भी 500, 1000 का नोट, अगर 500 का नोट अगर गिरा हुआ है तो वो उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं, उसको वो लेंगे। यानी इट विल बी ए अपहिल ट्रांसपोर्ट, इट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो होगा रैपिड, सेलेक्टिव और कैरियर मेडिएटेड एंड अपहिल ट्रांसपोर्ट, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का फीचर होगा। और इसमें एक एग्जांपल आप लेकर के देखिएगा, दैट विल बी सोडियम पोटेशियम पंप या इलेक्ट्रोजेनिक पंप। इसको लेकर के अगर आप देखें देन यू विल फाइंड कि इसमें भी वही है कि आप लेकर के फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में एक प्रोटीन आपको दिखाई पड़ेगा, और ये जो प्रोटीन होगा, इस प्रोटीन में ये जो प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन एंजाइम के रूप में भी काम करेगा। कैसे, मैं जस्ट बता रहा हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम पंप जैसे है, इसमें एक कैरियर प्रोटीन होगा, और ये कैरियर प्रोटीन जो होगा एक एटीपी के एनर्जी की मदद से 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ पंप आउट करेगा। बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन आउटसाइड सोडियम के कंसंट्रेशन के ज़्यादा होने के बावजूद भी सोडियम को बाहर की तरफ पंप आउट किया जाएगा, और अंदर की तरफ पोटेशियम को पंप इन किया जाएगा बाय द सेम कैरियर प्रोटीन। और ये जो कैरियर प्रोटीन है, ये सिर्फ कैरियर के रूप में काम नहीं कर रहा है, ये सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी जो चाहिए उस एनर्जी को भी ये ले रहा है। कैसे? तो उस एनर्जी को वो प्राप्त कर रहा है बाय हाइड्रोलाइजिंग एटीपी। चूँकि वो एटीपी को हाइड्रोलाइज कर रहा है, इसलिए इस कैरियर प्रोटीन को हम लोग कहेंगे कि ये कैरियर प्रोटीन जो है वो बेसिकली एक एटीपीएज भी है। इस कैरियर प्रोटीन को कहा जाएगा कि ये जो है वो एक एटीपीएज के रूप में भी काम करेगा। तो एक एटीपी की एनर्जी की mदद से 3 सोडियम आयन को साइटोप्लाज्म से आउटसाइड की तरफ और बाहर से 2 पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ लाया जाएगा, और इन दोनों आयंस का ये मूवमेंट जो होगा इट विल बी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये चीज़ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होने जा रहा है, ये दोनों आयंस का मूवमेंट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यही है। सोडियम पोटेशियम पंप पे प्लांट और एनिमल दोनों में आगे फिर एक बार चर्चा आएगी। इसके बाद एक तथ्य और भी है, जैसे हमने जब डिफ्यूज़न बताया था तो ये बात आपसे कही थी कि डिफ्यूज़न के कारण
किसी भी सब्सटेंस का 100% एब्जॉर्प्शन नहीं संभव है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन संभव है। किसी भी सब्सटेंस का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन संभव है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। एंड फाइनली एक कंपैरेटिव अकाउंट आपको लेकर के देखना है। अगर डिफ्यूज़न की बात करें, डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो कैरियर इज इन्वॉल्व और नॉट, तो डिफ्यूज़न में नहीं शामिल है। फैसिलिटेटेड में आपने देखा था कि ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होगा, यहाँ पे तो निश्चित तौर पे कैरियर मेडिएटेड होगा ही होगा। फिर उसके बाद लेकर के देखें कि वेदर इट विल बी सिलेक्टिव और नॉट, तो ना, लेकिन ये दोनों केसेस में एस होगा। सेचुरेशन इफेक्ट, क्योंकि कैरियर के माध्यम से जो भी ट्रांसपोर्ट होगा उसमें जैसे जैसे कंसंट्रेशन उस सॉल्यूट का बढ़ाइएगा रेट बढ़ेगा, लेकिन एक सीमा के बाद फर्दर रेट का इंक्रीज आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अपहिल ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में कभी नहीं होगा, लेकिन दोनों केस इसमें, इस केस में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अपहिल ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन है, इसलिए वहाँ पे भी अपहिल ट्रांसपोर्ट आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। एटीपी यूटिलाइजेशन इन दोनों केसेस में फिर नहीं होगा। इस केस में एटीपी जो होगा उसका इस्तेमाल आपको निश्चित तौर पे दिखेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अब ट्रांसपोर्ट में ये जो एक्टिव और पैसिव के अलावा अब इसके अतिरिक्त जो बातचीत इसमें होगी वो एक्सो और एंडोसाइटोसिस पे बातचीत होगी। एक आध फंक्शंस और भी होगा जिस पे थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन ये काम करेंगे हम लोग अगले क्लास में, अगले दिन। फिर इससे आगे की जो चर्चा है वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।